गाइस, तो लेकर आ चुका हूँ तुम्हारे लिए नया वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम अगले अनसोल्ड पर। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि अनसोल्ड पेपर चल रहा था अपना 2021 का सेट जो है वो सातों सेट इसके समाप्त हो चुके। और 2022 वाले में एक सेट में ऑलरेडी ख़त्म करा चुका हूँ। देन ये वीडियो जो है वो दूसरे वाले सेट की है। तो मेरे पास मॉडल है दुर्गा का, जैसे कि तुम्हें पता है कि दुर्गा का सेट चल रहा है अपने यहाँ पे, और 12th का है, केमिस्ट्री का है। तो इसमें आगे बढ़ेंगे, अपने सारे क्वेश्चन करेंगे और एक एक करके सबको देखना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें इसी और लोगों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। तो चलो चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा जरूर कर दें। तो इसमें देखो पहले क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव तो मैं नहीं करा, तो ऑब्जेक्टिव तुम खुद कर लोगे, नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट करके, तो मैं ऑब्जेक्टिव भी करवा दूँगा, कोई दिक्कत ना हो, तुम कर ही लोगे यार, इतने तो होशियार हो ही, मुझे पता है। तो नेक्स्ट इसमें टेफ्लॉन का संश्लेषण एवं उपयोग। तो टेफ्लॉन जो है वो हट चुका है तुम्हारे में से, तो पहले था। किन्हीं दो अपमार्जकों के नाम बताए, ये भी हट चुका है। देन उसके बाद में डीएनए तथा आरएनए में पाई जाने वाली शर्कराओं के संरचना सूत्र दे दिए। तो देखो डीएनए में तुम्हें पता है कि डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में जो पाई जाती है डीएनए डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लो एक बार। संरचना अगर बनाओ तो ये बनेगा कुछ ऐसे करके, कैसे ऐसे, ठीक है। और ये इसका OH यहाँ पे और यहाँ पे H, देन H और यहाँ H और यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CH2OH और यहाँ H। तो ये होगा कौन, डीऑक्सीराइबो शर्करा। वो भी कौन सा वाला, बीटा डीऑक्सीराइबो शर्करा। बिकॉज यहाँ पे OH ऊपर है, अगर नीचे होता तो फिर अल्फा होता, लेकिन ये बीटा होता है उसमें, तो फिर मैं बीटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन है, डीऑक्सीराइबो शर्करा है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है। और बात करें अगर राइबो शर्करा की, जो कि आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में होता है कौन, राइबो शर्करा। तो यहाँ पे इसमें O, ये ऐसे करके, ठीक है। यहाँ इसमें OH और यहाँ H, देन H और ये OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और यहाँ पे कौन बनेगा तुम्हारा, CH2OH और यहाँ पे H, ठीक है। तो ये कौन है, राइबो शर्करा, राइबोस शर्करा। अब देखो इसमें और इसमें तुम्हें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, सब कुछ सेम है, ओनली डिफरेंस केवल यहाँ पे है। यहाँ पे अकेला H और यहाँ पे OH है। तो यहाँ पे OH है इसीलिए ये कौन है, राइबोस। यहाँ से ऑक्सीजन चला गया इसीलिए क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं से मिटा देता हूँ। देन अगला इसमें, जब कोई अवाष्पशील विलेय मिला जाता है तो द्रव का वाष्प दाब घट क्यों जाता है। तो देखो पहले समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हें लिखा दूंगा। अब ये तुम्हारे पास कोई कंटेनर है और कंटेनर में मान लो यहाँ पे कोई पानी है, जल भरा हुआ है, और हमने इसमें कुछ मिला दिया क्या, अवाष्पशील पदार्थ। तो अभी वो बाद में मिलाएंगे, फिलहाल ऐसे देखो अभी नॉर्मल है, ओनली जल है। तो हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो जब गर्म करेंगे इसकी वाष्प बनेगी जब उड़ेगा ऊपर, ठीक है। और जब ऊपर उड़ेगा तो अब यदि मैंने इसमें कुछ चीज़ मिला दी, ठीक है, इसमें मैंने कुछ चीज़ मिला दी, तो उसके कण यहाँ पे भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो कण आएंगे वो कण जो हैं वो उसकी वाष्प को रोकेंगे, जो जल की वाष्प बन रही है उसे रोकेंगे। तो जब वाष्प अगर रुकेगी तो अपने आप ही कम हो जाएगा वाष्प दाब। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक की वाष्प को रोक देता है
देता है, अर्थात वाष्प के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या कहलाएगा ये? समझ में आगे इसलिए कम हो रहा है कि जब हम कोई अवाष्पशील अगर पदार्थ मिलाते हैं ना, तो वाष्प की जो विलायक की वाष्प जो बन रही है ना, प्योर अवस्था में जो जल है उसकी जो वाष्प बन रही है, तो उसको रोक देता है, यानी कि उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर देता है। अगर ज़्यादा मिला दोगे तो वाष्प रुक ही जाएगी, अगर थोड़ा थोड़ा मिलाओगे तो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अब एस किसे कहते हैं? तो एस के वाले में हट चुका है। एल आई के निष्कर्षण में निच्छारण, ये भी हट गया दवाई में से। उसके बाद में किसी विलयन की मोललता उसकी मोलरता से किस प्रकार भिन्न होती है? तो देखो, हमारा तो क्या पकड़ो गो, पता ना कहाँ चलोगे भैया मेरे पाएगो। चलो देखते हैं। तो मोललता और मोलरता में डिफरेंस क्या है? तो क्या बताएंगे? मोलरता में जब सांद्रता व्यक्त की जाती है तो 1 लीटर विलयन में विलय मोलों की संख्या होती है। और जब मोललता में सांद्रता व्यक्त की जाती है तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय मोलों की संख्या होती है। बात क्लियर? यानी कि अगर हम सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं लीटर के फॉर्म में तो बोलेंगे मोलरता, और यदि व्यक्त कर रहे हैं किलोग्राम के फॉर्म में, किलोग्राम के फॉर्म में, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल घुले हुए हैं, वो कहलाएगी इसकी मोललता। तो यदि व्यक्त कर रहे हैं इसे लीटर में, उसके विलियन में लीटर में, यानी कि विलियन में कितने मोल घुले हुए हैं। मोललता में विलायक होता है, मोलरता में विलियन होता है। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसे मैं बता देता हूँ, समझ में आ गया होगा तुम्हें। चलो भी आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें बोला है निम्नलिखित को कार्ड सहित समझाए। ठीक है भैया, समझा देंगे। संक्रमण धातु तथा उनके विभिन्न यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? चाहे संक्रमण धातु तथा उनके विभिन्न यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्यों? तो देखो 1.5 नंबर खोजी तो देखो, संक्रमण तत्व या धातु डी ब्लॉक के सदस्य होते हैं और इनके आंतरिक कक्षक खाली होते हैं, खाली होते हैं
तो जब इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वह एक ही दिशा में घूमता है, एक दिशा में घूमता है। इस कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसलिए यह धातु या आयन या यौगिक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्लियर? क्योंकि इनमें अगर अनुचुंबकीय बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। बिकॉज देखो होता क्या है, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक मिनट रुको भी, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक दूसरे की उल्टी दिशा में होते हैं। जस्ट इमेजिन की ऐसे करके, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जब ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है तो एक दूसरे के जो आघूर्ण बनेंगे ना वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो ये इस साइड घूम रहा है, ये इस साइड घूम रहा है, यानी कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों के जो आघूर्ण उत्पन्न होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो चुंबकीय गुण इसमें नहीं आएगा। यदि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये इसमें एक ही है, तो एक ही दिशा में घूम रहा है, अब इससे कोई खत्म करने वाला तो है नहीं, ये तो लगातार इसमें ऐसे घूमे जा रहा है, तो इसके आघूर्ण को खत्म कर नहीं सकता है, तो खत्म करेगा नहीं इसका चुंबकीय गुण फिर वहाँ, इसीलिए दर्शा देते हैं कि इनमें चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, चलो अभी मैं आगे बताता हूँ फिर इसका। संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं बताते हैं। तो देखो, संक्रमण धातुओं में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए यह अभिकारक को अभिक्रिया के लिए अधिक स्थान देते हैं और अभिक्रिया कम समय में ही पूर्ण हो जाती है और इस गुण को क्या कहते हैं? उत्प्रेरकीय गुण कहते हैं। उत्प्रेरकीय गुण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सूक्ष्म छिद्र होंगे तो जो अभिकारक है वो उनके छिद्रों में जाके बैठ जाएंगे, और जब अंदर जाके बैठ जाएंगे तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। तो ये गुण तो है जो इसे क्या बोल रहे हैं हम? उत्प्रेरकीय गुण बोल रहे हैं। समझ में आ गई? मैं समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अगला इसमें कैल्शियम धातु वाला जो तो हट गया है तुम्हारे में से, शॉर्ट के डिफेक्ट वाला वो तो हट गया है। देन उसके बाद में निम्नलिखित को परिवर्तित कीजिए, मेथेन से एथेनामीन। और ये मैंने तुम पहले वाली वीडियो में करा दिया अगर देखा हो तो।
नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, पहले 2021 के सेट कंप्लीट कर लेना, बिकॉज उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो रिपीट मारे हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें है ये, तो तुम देख लेना आराम से। और इसमें ऐसे ही ऐसा मीन से ये बनाना ये भी है, इसके अंदर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। देन उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, डीएनए के स्ट्रक्चर तुम लोग जानते हो ना। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना ये तो बना ही लोगे तुम लोग, उतना स्टैंड वाला ऐसे करके डबल स्टैंड में तो देखा होगा यार, ऐसे करके ऐसे वाला बना लोगे तुम लोग, किताब में स्ट्रक्चर सीधा सीधा, वो तो इसमें कुछ है नहीं। चलो देख लेना, अगर तुमसे ना आए तो फिर मुझे बता दें, मैं तो करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजी हो जाएगा वैसे। और उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। दोनों परिभाषाएं पीछे दी गई हैं, जैसे पहले वाली वीडियो में है, तो तुम लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। मैं तुमसे फिर बोल रहा हूँ कि 2021 के सेट पहले पूरे कर लेना, उसके बाद 2022 का करना। अगर तुम पहले से देख रहे हो तो बेटा जी पहले 21 का पूरा कर लो, अगर तुमने कर लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम इसे देखो तो तुम प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, तो पता भी होगा कि हमने पीछे कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में हो रहे हैं। अगर तुम मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से कराने हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं, ये हमें याद नहीं रहता है, तो तुम मुझे बताने कमेंट करके, तो मैं तुम्हें फिर से सारे क्वेश्चन दोबारा से इसमें जो आएंगे वो करा दूंगा, चाहे पीछे कराया हो चाहे ना कराया हो, लेकिन कमेंट करके बताओगे तभी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद 298 केल्विन पर सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये टूटेगा में Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। सोडियम नाइट्रेट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, सोडियम नाइट्रेट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता यानी कि अनंत तन्यता पर NaNO3 की जो चालकता है वो कितनी है, 105.2, ठीक है। इस विलयन में NO3 की तुल्यांकी चालकता जो तुम्हें दे रहा है, क्या कीजिए, NO3 की तुल्यांकी चालकता, ठीक, वो दे रहा है कितनी, 70.66, और उसने पूछा है सोडियम के अभिगमनांक, तो क्या करना है हमें, सोडियम के अभिगमनांक ये तुम्हें निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है अनंत तन्यता पर चालकता, अनंत तन्यता पर चालकता बराबर अभिगमनांक इंटू तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो अभी देखो ये जो हमें दे रहा है ना वो दोनों की दे रहा है, किसकी दे रहा है, दोनों की, कंप्लीट की, NaNO3 की, जबकि हमें किसकी निकाली, सोडियम की। तो पहले हम कंप्लीट निकालें, इसके बाद डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा। हमें निकालना ये, तो ये पहुंचा दूँ भट्टी में, तो इसे पहुंचा दूँ मैं भट्टी में, तो क्या हो जाएगा, अभिगमनांक इक्वल टू अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर चालकता और देन तुल्यांकी चालकता, क्लियर। तो यहाँ पे जो तुम्हें दे रहा है अनंत तन्यता पर कितना दे रहा है, 105 है, 150 लिख रहा हूँ मैं, तो 105.2 और डिवाइड ये दे रहा है तुम्हें कितना, 70.66, ठीक है। अच्छा अभी इसमें ना जो आइनों कितने, 2 हैं, तो यहाँ फिर हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 105.2 और डिवाइड 88.0 और 7 दूनी 14 हो गया। अरे यार उल्टा कर दिया मैंने, एक मिनट कागज कहाँ गया बे, चल मैं से उठाई दूँ। देखो एक बार मैं तुम्हें सवाल फिर से पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखना अपना आराम समझ में आ जाएगा तुम्हें। 298 केल्विन पर सोडियम नाइट्रेट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता,
तुल्यांक चालकता कितनी है, वो ये है तुम्हारे पास, और मैंने उल्टा रख दिया था वो, तो इसलिए यहाँ पे 70.44 और डिवाइड 105.2, ठीक है। तो इससे मैं तुम्हें बता देता हूँ कैलकुलेटर से करके, जल्दी से तुम्हारा ये हो जाएगा और अपना टाइम बच जाएगा, है ना। 70.44 और डिवाइड 105.2, ठीक है। तो यह आ जाए कितना, 0.669। अब मैंने तुमसे बोला था कि ये जो है टोटल आयन के लिए है, NaNO3 के लिए, और यहाँ पे जो आयन बनना कितने बनना है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसमें हम 2 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे 2 लिख लेना, तो बात एक ही है। उसके बाद इसका आंसर आएगा 0.33, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब मैं इसे मिटाई तो फिर अपना आगे चलते हैं। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। अगला है, उपसह संयोजी संख्या एवं ऑक्सीकरण अवस्था से क्या समझते हैं। तो दोनों की हमें इसमें परिभाषा देनी है ना। तो देखो ना, उपसह संयोजी संख्या क्या होती है, पहले तक तो क्या लिखेंगे, लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं, ठीक है। और केंद्रीय धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या को ऑक्सीकरण संख्या या फिर अवस्था कहते हैं, की बात है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, जो केंद्रीय धातु है ना, उसे अगर इलेक्ट्रॉन लिगेंड दे रहे हैं और कितने जोड़े दे रहे हैं, वो कहलाएगी इसकी संख्या, कौन सी संख्या, उपसह संयोजी संख्या। और जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो बोलेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। इसके बाद इसमें बीपीटी के आधार पर NiCO3 की संरचना एवं चुंबकीय प्रकृति दे दी है। तो NiCO4 अब एक मिनट रुको, पहले तो मैं चेक कर लूँ ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं लगा पड़ा हूँ खाने का। चलो दिख तो रहा है, अभी देखते हैं। तो पहले करेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ संख्या इसकी 0 रहेगी, तो निकल है इसका नंबर 28। 28 हाँ भाई 28। तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन 3d8। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 3d8। 1 2 3 और ये 5, ये कौन सा है, 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्लियर। देन उसके बाद कौन है, एस में कितने हैं, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है कि CO है, और CO इलेक्ट्रॉन देगा, जाहिर सी बात है, और इलेक्ट्रॉन देगा तो कहाँ जाएंगे, कक्षक में। उसके पास कक्षक फिलहाल खाली है नहीं, अभी रुको, ठीक है। तो देखते उसमें क्या है कि CO जो है ना एक प्रबल लिगेंड है। कौन है, CO एक प्रबल लिगेंड है। तो इसमें क्या होता है कि प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें डबल हो जाते हैं। तो इसमें सिंगल पड़े ना,
तो हो जाएंगे क्या, ये डबल। और जैसे ये डबल होंगे तो यहाँ 1 2 3 5, अब ये डबल होंगे तो इसमें एक बॉक्स खाली हो जाएगा, एक बॉक्स खाली होगा तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें एंटर कर जाएंगे। देखना ध्यान से, अभी ये तो मैंने इसमें भर दिए, ये वाले इसमें और ये इसमें, देन ये इलेक्ट्रॉन में एक था, ये वाला इसमें आ गया, हो गया, ये बॉक्स खाली हो गया, इसके वजह के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास 3D फुल। उसके बाद 4s जो है, ये वाला 4s, ये हो गया खाली। देन अपने पास लिगेंड कितने, 4, CO दिख रहे हैं 4 है, और बॉक्स अपने पास एक खाली, तो इसलिए मैं आगे का और लूँगा जो खाली रहेगा इसमें, ठीक है। ऐसे बोलेंगे हम 4p, इसे इस्तेमाल करना है हम बिकॉज इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं। अगर मान लो लिगेंड और भी होते ना, संख्या अगर ज़्यादा होती, मान लो कि 5 होती, 6 होती, तो फिर आगे के और कच्चा और इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा इसमें, जो कौन देगा, CO, एक आएगा इसमें जो कि कौन देगा, CO। देन अगला इसमें एक और आ गया, वो CO, और यहाँ पे वो CO। यहाँ टोटल CO कितने हो गए, 4 भर गए। अच्छा, जब ये भर गए तो अब ये देखो कि CO ने इलेक्ट्रॉन कौन कौन से भरे हैं, कौन कौन से कक्षक जो है भरे हैं इलेक्ट्रॉन से। तो एक इसमें भरा है कौन है इसका, और 3 भरे गए पी के, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, जब दोनों पी की तो है, तो संकट बनेगा इसका क्या, sp3, और संरचना रहेगी इसकी कौन, चतुष्फलकीय, 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 क्लियर हो गया। और ये होगा कैसा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो इसमें चुंबकीय गुण भी नहीं होगा। अब देखते हैं इसका आगे, देखो भाई देवता गिर गए पूरे हैं। क्या इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज कह देते हो आज नहीं। चलो आगे देखते हैं। अधिशोषण, समताप एवं अधिशोषणी हट गैस में से कोई दिक्कत ना है तो छोड़ो। शुद्ध ब्रोमोएथिन बनाने की प्रयोगशाला विधि दीजिए, इसकी निम्न के साथ अवक्रियाओं के सभी कारण दीजिए, अवक्रियाओं के कारण दीजिए। अच्छा, तो पहले से देखते हैं बनाने की विधि, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, देखो प्रयोगशाला में ब्रोमोएथिन या एथिल ब्रोम बातें की है, ब्रोमोएथिन बनाने के लिए एथिल अल्कोहल की क्रिया, एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा दी जाती है, जिससे ब्रोमोएथिन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया है वो लिख दूँ मैं, CH3 CH2 और देन OH, इसकी अभिक्रिया कराई हमने KBr के साथ। प्रेजेंट में रहेगा सांद्र H2SO4, KBr जो है इसके स्थान पे चला जाएगा, तो उसका बन जाएगा कौन, CH3 CH2 और ये Br, ठीक है। इसमें बनेगा और H2O और प्लस KHSO4, क्लियर। तो अपना ये बनाना था, ये बन चुका। इन्हें अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये बनाना, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसको बनाना लिखना ज़रूरी है। तो ये हो गया इसका सिस्टम। अच्छा, इसने हमसे चित्र तो पूछा नहीं, तो चित्र की हमें इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं प्रयोगशाला विधि दीजिए, निम्न के साथ अवक्रिया भी करानी, अवक्रिया करानी है हमें, है ना। चलो देखते हैं। सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करानी है हमें, तो CH3
CH2 और ये Br, इसकी अभिक्रिया करानी है हमें AgCN के साथ। ठीक है, तो सिंपल है, Ag जो इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, CN यहाँ पे आ जाएगा, बस हो गया अपना काम। CH3 CH2 ये CN और प्लस AgBr, ये बन गया एथिल साइनाइड। देन उसके बाद है सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, CH3 CH2 और ये Br प्लस सोडियम सल्फाइड, तो Na2SO3, Na2SO3। ठीक है, तो बताता हूँ एक मिनट को, देखते हैं ना। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें तुम्हारा बन जाएगा C2H6O और प्लस बन जाएगा इसमें तुम्हारा H2SO3 प्लस Na प्लस Br2। ठीक है, तो ये मेन अपना मेन कंपाउंड ये है, और बाकी के साथ में तो बनेगी बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी अभिक्रिया होगी। तो यहाँ तक तुम्हारे क्वेश्चन है जो 5 वो समाप्त हो चुके। देन इसके बाद चलेगा छठवा, तो इसमें 6 और 7 जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें अगली वाली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर तुम्हें वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए। तो चलो फिर मिलता है नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहता हूँ, बाय बाय।